अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो हम वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊं। ये इतना ज़्यादा मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है। बहुत बच्चों को ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये टॉपिक अगर आप समझ के करना चाहेंगे तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल बोरिंग भी नहीं रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तभी वो चीज़ आपको बोरिंग लगती है। जब वो चीज़ आपको समझ में लगना शुरू हो जाती है तो वो चीज़ फिर आपको अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसमें मज़ा भी आना शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉपिक हमने किया था उसी के आज हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ये पहचान करने के लिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स कैसा है, किसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, और इस टॉपिक पे आपकी एक और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं किसका, मोनोसेक्राइड्स का। हमने कार्बोहाइड्रेट्स किए थे और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने उसकी 4 तरीके से क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, पहला क्या था हमारे पास, मोनोसेक्राइड्स, फिर था डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जिसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फिर था डाइसेक्राइड्स यानी 2 शुगर के जिसमें मॉलिक्यूल जुड़कर शुगर बना रहे होते हैं। फिर था हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स जिसमें 3 से लेकर 10 तक के शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स जिसमें 10 और उससे ज़्यादा जितनी भी शुगर्स आ जाती है उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स के। अब मोनोसेक्राइड्स में ना 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 तरह के। एक है रिंग स्ट्रक्चर और दूसरा है स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग और दूसरा स्ट्रेट। रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होते हैं। स्ट्रेट स्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूँ बिल्कुल लीनियर वे में लिखा होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जस्ट अ मिनट, ये इधर ये देखें। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, यही मिल गए ये दोनों। तो मैंने आपको क्या कहा कि मोनोसेक्राइड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और मोनोसेक्राइड्स में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है रिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होता है लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो ये किसका फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसको हमने किस तरह से लिखा है, लीनियर वे में लिखा है इसको। ठीक है, और ये दूसरी जगह हमने किस तरह से शो किया है, रिंग वे में शो किया है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है और ये इसी ग्लूकोज के फार्मूले को हमने रिंग के अंदर शो कर दिया है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया। 2 तरह के होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लीनियर स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब समझने वाली बात है रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में मज़ीद 2 तरह के और स्ट्रक्चर है। एक को हम कहते हैं पायरानोस, दूसरे को हम कहते हैं फ्यूरानोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पायरानोस को देखते हैं। अब पायरानोस में क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा पायरानोस है और कौन सा फ्यूरानोस है। पायरानोस 6 मेंबर्ड रिंग है ये। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है ये, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे एक 6। ठीक है, एक जगह इस यहाँ पे किसने ले ली, एक जगह यहाँ ऑक्सीजन ले ली, 1 प्लेस गोज टू ऑक्सीजन एंड 5 प्लेस गोज टू कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मेनली तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन गैलेक्टोज और मैनोज का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होता है। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा ना। अब आते हैं फ्यूरानॉस पे। अब फ्यूरानॉस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेंटागनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लेस गोज टू ऑक्सीजन एंड 4 प्लेस गोज टू कार्बन, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करके आप एक और कार्बन नंबर 6 भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शुगर है, ये शुगर कैसी है, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। कौन सी शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। शुगर खुद एग्जॉस्ट हो सकती है, पर स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पेंटागनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ये, फ्यूरानॉस फ्रक्टोज, ठीक है। दोनों एफ से आ रहे हैं, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मेनली फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस और राइबोस का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है ना, याद हो गया। आप मेरे साथ साथ अगर इसको आप नोटबुक में कॉपी कर लेंगे तो आपको इसी वक्त याद हो जाएगा। मोनोसेक्राइड्स का हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, 2 तरह के इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग और स्ट्रेट। स्ट्रेट तो बिल्कुल आप देख चुके हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है ग्लूकोज का। और रिंग में क्या होता है, रिंग में 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पायरानॉस, एक को हम कहते हैं फ्यूरानॉस। पायरानॉस में 6 मेंबर रिंग है और फ्यूरानॉस में 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये जो पायरानॉस है वो किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन गैलेक्टोस और मैनोज भी इसी की तरह स्ट्रक्चर होते हैं इनके भी, ठीक है। और एफ फॉर फ्यूरानॉस, एफ फॉर फ्रक्टोस। फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस और राइबोस का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसी को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है कि जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैनोस के अंदर है, ग्लूकोज के अंदर है और गैलेक्टोज के अंदर है। ये क्या है, ये एपीमर्स है, एपीमर्स है ये। अब एपीमर्स किसको कहते हैं, एपीमर्स का क्या मतलब होता है, एपीमर्स का मतलब होता है ये आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स यानी कि इनकी जो H और OH की जो ओरिएंटेशन है, ये सेम कार्बन पे डिफरेंट होगी, ठीक है। H और OH की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी एट सेम कार्बन। अब किस तरह से होगी, यहाँ पे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया मैंने और यहाँ पे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर लिया। अब अगर आप देखें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे क्या है, H ऊपर है और OH नीचे है, लेकिन वही अगर हम गैलेक्टोज को देखें तो यहाँ पे OH ऊपर है और H नीचे है, यानी ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे ओरिएंटेशन चेंज हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में एपीमर्स शो हो रहा है, ठीक है। एपीमर्स कहाँ शो हो रहा है, एपीमर्स कार्बन नंबर 4 पे शो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मैनोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और मैनोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। अच्छी तरह देखें कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। गैलेक्टोज को नहीं देखेंगे, गैलेक्टोज को छोड़ दें, सिर्फ ग्लूकोज को देखेंगे और मैनोज को देखेंगे। डिफरेंस आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है और H नीचे है, ठीक है। तो ये भी एपीमर शो कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे शो कर रहा है, एपीमर एट कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो एपीमर क्या होता है, जहाँ पे H और OH की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हमने देखा
जब इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही थी तो बिल्कुल सेम कार्बन पे हो रही थी। यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4। अब ग्लूकोज और मैनोज को जब हमने देखा तो इनकी जब ओरिएंटेशन चेंज हुई तो भी सेम हुई। यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2 और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स का क्या मतलब होता है? पोजीशन ऑफ एच। ठीक है, एट कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पे जो एच की पोजीशन है उस लिहाज से हम इसका नाम रखते हैं अल्फा फॉर्म या फिर बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फा ए से आता है और ए से अबव। ठीक है, बीटा बी से आता है और बी से बिलो। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, इनके नाम के साथ जो यहाँ पे बीटा का साइन लगा हुआ था, ये चीज़ आपने नोट की है ना? यहाँ पे बीटा साइन क्यों लगाया है मैंने? बीटा साइन मैंने इसीलिए लगाया, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अल्फा फॉर्म जो है उसमें जो एच है कार्बन नंबर 1 पे वो अबव होगा और बीटा में क्या होगा? बिलो होगा कार्बन नंबर 1 पे। सिर्फ कार्बन नंबर 1 को हम देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को अगर देखें तो एच कहाँ है? बिलो है। यहाँ पर भी एच बिलो है, यहाँ पर भी एच बिलो है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी फॉर्म है? तो ये सारी की सारी बीटा फॉर्म हुई ना, है ना? किसी में भी कार्बन नंबर 1 पे एच ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये सारी कौन सी हमारे पास फॉर्म है? बीटा फॉर्म है। ठीक है, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा गैलेक्टोज है, ये भी बीटा मैनोज है। ठीक है, अब अल्फा का स्ट्रक्चर कहाँ है भाई? अल्फा का स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना। तो चले अल्फा का स्ट्रक्चर भी रफली सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने रफली सा एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एच ऊपर है, ओ एच नीचे है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? फिर अल्फा हो जाएगा, अल्फा गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे एक मैनोज का स्ट्रक्चर बना दिया जहाँ पे एच ऊपर है, ओ एच नीचे है। ठीक है, ये किसका है? मैनोज का स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एच हमने ऊपर कर दिया, ओ एच को नीचे कर दिया। तो इन तीनों में क्या है? एच अबव है। ठीक है, ए फॉर अबव, ए फॉर अल्फा। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर को अब हम कह सकते हैं अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा मैनोज, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है, ये अल्फा वगैरह और ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? आरएनए शुगर का स्ट्रक्चर है ये डीएनए स्ट्रक्चर का शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर है ये। ठीक है, अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। आरएनए में यहाँ पे क्या है? OH है और डीएनए में यहाँ पे H है। ठीक है, ऐसा क्यों? एवोल्यूशन के दौरान जो है आरएनए सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, उसके बाद जाके यहाँ पे क्या है? डीएनए में वाटर मॉलिक्यूल की डिहाइड्रेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है। तो इस डिफरेंस से आप आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कर सकते हैं। अब आते हैं डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब तक तो हमने किया था मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर, अब करते हैं डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर को। अब डाइसेक्राइड्स यानी कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के? 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अब 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब जाहिर है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में बॉन्ड बन कैसे रहा है? बॉन्ड को क्या कहेंगे? किस तरह से बॉन्ड बनता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, मुझे बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। खैर कोई बात नहीं, टॉपिक तो हमने कवर करना ही है। तो अब जब भी 2 शुगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ठीक है, 2 शुगर के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहेंगे। अब ये बॉन्ड बनता कैसे है? एक अपना H कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा अपना OH कंट्रीब्यूट करता है और बीच में से वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है। पहले भी हमने जितने भी बॉन्ड किए थे
हमने देखा था एस्टर बॉन्ड देखा था, हमने डाइस्टर बॉन्ड देखा था, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड देखा था। उन सब में आपने देखा था कि किस तरह से बॉन्ड बनता है। वाटर का मॉलिक्यूल, वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है, वाटर की डिहाइड्रेशन हो रही होती है, ठीक है, उसके बाद जाके वहाँ पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहेंगे। इसको किस तरह बन रहा है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है, एक अपना H देगा, दूसरा अपना OH देगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ने अपना H दिया, दूसरे ने अपना OH दिया, ठीक है। अब एक और चीज़, ये दोनों बिल्कुल सेम, इन दोनों की ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम ओरिएंटेशन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। अब ऐसे हम, ठीक है, और ये बॉन्ड बन किसके बीच में रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बन रहा है, ठीक है। और H कहाँ है यहाँ पे, अब H दोनों में ऊपर है, ठीक है। तो आपको पता है H अबव है, तो ये क्या है, अल्फा है। कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, 1 और 4 लिंकेज बोलेंगे, ठीक है, अल्फा 1 4 लिंकेज। यहाँ पे अब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1 4 लिंकेज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जब यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह होके ये जो ऑक्सीजन है ये बीच में आ जाएगी, ठीक है, और ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और ये इस तरह से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ पे तो हमने देखा था कि इनकी सेम ओरिएंटेशन थी, ठीक है, जब बॉन्ड बन रहा था। अब यहाँ पे अगर हम उसकी ओरिएंटेशन देखें तो ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे H ऊपर OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है तो H नीचे है, ठीक है। अब इसके बीच में बॉन्ड किस तरह से बनेगा, अब बॉन्ड इस तरह से बनेगा, एक अपना H कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा अपना OH, उसी तरीके से ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा, U, इस तरह इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल गया तो ये H ऊपर ये बच गया, ये यहाँ से U हो गया, ये ऑक्सीजन बीच में आ गई और ये इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो लिंकेज हमारे पास बना, क्या बना, 1 4 लिंकेज ही बना, 1 और 4 कार्बन के बीच में। लेकिन इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, बीटा लिंकेज बोलेंगे, बीटा 1 4 लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। अब माल्टोज के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। एक ने अपना H दिया, दूसरे ने अपना OH दिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बन के यहाँ से निकल गया और ये बीच में से इस तरह से बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड बनने के बाद ये क्या बन गया, ये माल्टोज बन गया, ठीक है। अब लैक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ये बीटा 1 4 लिंकेज बॉन्ड नहीं है, ये भी अल्फा ही होगा, ये भी अल्फा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे जो H की जो ओरिएंटेशन है वो ऊपर है। बच्चों का शोर इतना ज़्यादा, पता नहीं कुछ समझ आ भी रहा होगा या नहीं आप लोगों को। बिल्डिंग के बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं इसलिए पूरे दिन में वो टाइम देख के मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ कि जब बच्चे ना हो, शोर ना हो कोई लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे तो बच्चे हैं, जैसे मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ वैसे ही ये ना जाने कहाँ से इनकी बरसात हो जाती है, मुझे खुद भी नहीं पता, या इनको पता चल जाता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पे जो इसकी H की ओरिएंटेशन है वो कार्बन नंबर 1 पे ऊपर है, ठीक है, अबव है, यानी कि ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा लिंकेज है, बीटा नहीं होगा। बीटा का मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से होगा, ठीक है। अब लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। लैक्टोज आपको पता है कि एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज, ये दो मिलके लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से किस तरह से ये बना रहे हैं
एक अपना H देगा, एक अपना OH देगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा और ये इस तरह से लिंकेज बन जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 पे, हम सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे देखेंगे कि H की ओरिएंटेशन कहाँ है। अगर अबव है तो वो अल्फा हो गया, अगर ब्लू है तो वो बीटा हो गया। अब यहाँ पे देखें कि कार्बन नंबर 1 पे जो H की ओरिएंटेशन है, H नीचे है, तो ये होगा हमारे पास बीटा। ठीक है, बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H की जो ओरिएंटेशन है वो नीचे है। अब यहाँ कौन सा लिंकेज बन रहा है, यहाँ बन रहा है बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अब इसी तरह सुक्रोज को हम देखते हैं। ठीक है, सुक्रोज में क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये क्या है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी यही होगा, बॉन्ड बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन किस तरह है, H ऊपर है। ठीक है, तो ये कौन सा लिंकेज बनेगा, अल्फा। लेकिन यहाँ पे कौन सा लिंकेज बन रहा है, 1,2 लिंकेज। ठीक है, अल्फा 1,2 लिंकेज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में यहाँ पे बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम अल्फा 1,2 लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो आपको पता चल गया किस तरह से ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्च को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्टार्च है ये क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म होते हैं शुगर की। ठीक है, और ये कौन से फॉर्म होती है, ये होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, कौन से सेक्राइड्स होते हैं, ये होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, यानी जिसमें सारे एक तरह के जुड़ के बना रहे होते हैं। ठीक, एक तरह के मोनोमर्स सारे जुड़ के बना रहे होते हैं, और वो मोनोमर्स किसका होता है, अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, स्टार्च जिससे बने, स्टार्च मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, दो तरह के ये होते हैं। किससे बने होते हैं, एक किससे बने होते हैं, नहीं, दो तरह के होते हैं। एक अमाइलोज, एक टाइप इनकी अमाइलोज होती है और एक अमाइलोपेक्टिन होती है। ठीक है, अमाइलोज जो है ना वो सिर्फ 15 to 20% है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80 to 85% है। अब अमाइलोज कौन से होते हैं और अमाइलोपेक्टिन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अमाइलोज को देखते हैं। अमाइलोज जो है ना वो इस तरह का बॉन्ड बनाएंगे आपस में, ये बिल्कुल लीनियर इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके बीच में इस तरह का बिल्कुल सिंपल ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता चला जाता है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। 15 to 20% इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अमाइलोपेक्टिन कौन से होते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं ना ये कुछ ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ब्रांच, इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस जैसी होती है, वो बिल्कुल लीनियर थे, और इनके अंदर हर 25th शुगर पे जाके एक ब्रांच निकल रही होती है। ठीक है, और जो ब्रांच जो लिंकेज कर रहा होता है इन दोनों के बीच में 1/6 लिंकेज बन रहा होता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है, 80 to 85% ये होते हैं। ठीक है, और हर 25 शुगर पे ये क्या करेंगे, ब्रांच बना लेते हैं। और ये जो चेन इनकी होती है ये कौन सी होती है, 1,4 अल्फा लिंकेज चेन, बिल्कुल सिंपल जो हम पहले पढ़ते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें हर 25 कार्बन पे ये क्या बना लेते हैं, ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं स्टार्च के अंदर, ये जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब इनके अंदर कौन सा लिंकेज बन रहा है, अल्फा लिंकेज बन रहा है दोनों में ही। ठीक है, अमाइलेज में भी और अमाइलोपेक्टिन में भी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, कौन सा लिंकेज बन रहा है इनके अंदर, अल्फा लिंकेज बन रहा है। ठीक है, तो ये क्यों मैं याद रखने कह रही हूँ आपको, ये मैं अभी नीचे चल के आपको बताती हूँ, ग्लूकोज तक आके। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च है। ठीक है, ये कौन सी हमारी फॉर्म होती है, ये एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करती है। ठीक है, क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका। इनके अंदर अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये अमाइलोपेक्टिन हमने पढ़ा ना अभी स्टार्च में, लेकिन ये हर 25th शुगर पे जाके ब्रांच बना रहा था। लेकिन ग्लाइकोजन में क्या होता है, ये बहुत हाईली ब्रांच्ड होते हैं, ये हर 6 से 7 शुगर पे जाके ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्रांच होते हैं ये। इनके बीच में 1,4 अल्फा लिंकेज बन रहा होता है। और ये भी क्या होते हैं, ये भी होमोपॉलीमर होते हैं, यानी एक जैसे मोनोमर से मिलके बने होते हैं, ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है। एक तो जैसे कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, बोरिंग बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, ठीक है। अब वो जो कुछ भी हमने खाया, अब वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इन्यूलिन पे। इन्यूलिन है ये, इंसुलिन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको समझेंगे कि शायद मैम ने स्पेलिंग गलत लिख दी या मैम गलत बोल रही है स्पेलिंग इसकी। तो इंसुलिन नहीं है ये, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन। ये क्या है, ये इन्यूलिन है। इट्स अ होमोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोटीन, ये इन्यूलिन है। अब ये इन्यूलिन क्या चीज़ होती है, इन्यूलिन किससे बना हुआ है, किस मोनोमर से बना हुआ है, फ्रक्टोज से बना हुआ है, ठीक है। और इनके बीच में कौन सा लिंक बनता है, बीटा 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। कौन सा लिंकेज बनता है, बीटा 1,2 लिंकेज बनता है इनके अंदर, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये, रूट्स ऑफ डहलिया में पाया जाता है ये, या फिर आर्टिचोका उसमें पाया जाता है। ये टेस्ट में यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है, किडनी टेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सेल्यूलोज पे, ठीक है। सेल्यूलोज हम आपने बहुत सुना होगा। ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, इनके अंदर बीटा लिंकेज बन रहा होता है। इनके अंदर बनता है बीटा 1,4 लिंकेज बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था, ग्लाइकोजन में बन रहा था अल्फा बॉन्ड बन रहा था, सब में ही अल्फा बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है। ये जो सेल्यूलोज है इसके अंदर क्या बनता है, बीटा बॉन्ड बन रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल लॉन्ग और स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं, 1,4 लिंकेज बना रहे होते हैं। लेकिन ये किस तरह का लिंकेज होता है, बीटा लिंकेज होता है, ठीक है। और ये डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमंस में, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो जो एक एंजाइम होता है वो एंजाइम नहीं होता। तो ये हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते, सेल्यूलोज ये भी तो एक स्टार्च है ना, ये भी तो एक प्लांट स्टार्च है, इसको हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। और सॉरी, मैंने स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर कह दिया था। लगता है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझसे गलतियाँ होती जा रही हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा लिंकेज यहाँ पे बन रहा है। बेशक हमारी जो स्टार्च है, स्टार्च और सेल्यूलोज एक ही मोनोमर्स की बनी हुई है, ठीक है, बट स्टिल जो अमाइलेज है, ठीक है, अमाइलेज विल एक्ट ऑन स्टार्च एंड नॉट ऑन सेल्यूलोज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर बीटा लिंकेज। इस वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई। अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यानी जिसमें अलग अलग तरह के मोनोमर्स जुड़ के बने होते हैं। जिसमें हमारे पास था हेपरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड, केराटेन, ठीक है, ये केराटेन है, ठीक है, केराटेन या फिर केराटिन सल्फेट, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, वाटर को रिटेन करती है अपने अंदर। तो ये सारे जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स है वो क्या करते हैं, ये वाटर को अपने अंदर रिटेन करते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर भर भर के ये पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लेसदार स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि भिंडी, एलोवेरा जेल आपने देखा है कि किस तरह से लेसदार इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी ये वाटर को रिटेन कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये भी वाटर को रिटेन कर सकता है, ठीक है।
तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहीं पे आज हमारा कार्बोहाइड्रेट का ये लेक्चर नंबर पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।